Welcome back students. Today we are going to continue with our second chapter और हम आज पढ़ने वाले हैं second part of this chapter, that is agricultural sector. So let us continue with this second part, agricultural sector. Let us continue with agricultural sector. अब देखते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या चेंजेस आए हैं 1950 से 1990 तक। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हमें कैसी स्थिति में छोड़कर गई थी। भारतीय कृषि की क्या हालत थी, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। भारतीय कृषि बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा था, या कह सकते हैं उसको कि उसके फीचर्स, the main feature of agriculture sector or the main problems of agriculture sector was low productivity and heavy dependence on monsoon. बारिशों के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर करते थे। और तीसरा विशेषता थी सबसिस्टेंस फार्मिंग, अपने खुद के लिए जीवन निर्वाह खेती करते थे। और यूज ऑफ आउटडेटेड टेक्नोलॉजी एंड lastly disguised unemployment was there, मतलब छिपी हुई बेरोजगारी बहुत ज्यादा कृषि के क्षेत्र में होती थी। तो ये सारी स्थिति, जो परेशानियां एग्रीकल्चर सेक्टर में ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय पर थी, उन सभी को सॉल्व करने के लिए प्लानिंग अपनाया गया, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। लेट अस सी, डिटेल में अब पढ़ते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या चेंजेस हुए, क्या मेजर्स उन्होंने अपनाए ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ हो सके। सो लेट अस सी क्या क्या मेजर्स लिए एग्रीकल्चर सेक्टर के ग्रोथ के लिए बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो सबसे पहला जो स्टेप गवर्नमेंट ने लिया वो था लैंड रिफॉर्म्स। व्हाट डज इट मीन? चेंज इन दी ओनरशिप पैटर्न ऑफ दी लैंड होल्डिंग्स, यानी कि जो जमीन के मालिकाना हक है उसमें परिवर्तन करना। यानी कि पहले क्या होता था, जमींदार वर द ओनर ऑफ दी लैंड्स, लेकिन अब गवर्नमेंट ने जमींदार्स को खत्म कर दिया और उनकी जगह पर टिलर्स को ओनरशिप प्रदान कर दी गई जमीन की। कैसे किया? लैंड रिफॉर्म्स कैसे इंट्रोड्यूस किए गए इंडिया में, उसके लिए सबसे पहला काम इंडियन गवर्नमेंट ने किया वाज द अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज और द जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम को खत्म कर दिया गया, क्योंकि इसी की वजह से फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। जो टिलर्स थे उनको ही जमीन का मालिक बना दिया गया, गवर्नमेंट ने उन्हें ओनरशिप राइट पास किया गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो टिलर है उसे जमीन मिली, जिसकी वजह से वह अपनी खेती को सुधार सकता है। इसके पीछे पॉलिसी थी लैंड टू द टिलर, टिलर को जमीन प्रोवाइड करना, जो कि फार्मर्स, लैंडलेस फार्मर्स थे जिनके पास जमीन नहीं थी, या जो बहुत छोटे स्मॉल फार्मर्स थे, उनको मालिकाना हक प्रदान किया गया। कैसे, क्यों इतना जरूरी है कि उनको टिलर्स को ओनरशिप देना? बिकॉज हम ये जानते हैं जब तक हमारे पास कोई ओनरशिप राइट नहीं होता तो हमारे पास कोई इंसेंटिव भी नहीं होता, कोई इच्छा नहीं होती कि हम उसको कुछ फ्यूचर में ग्रो कर पाए। जैसे उदाहरण के लिए, अगर हम एक किराए के घर में रहते हैं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो व्हाइट वॉश हुआ है या दीवार का पेंट निकल रहा है, हम उससे कंसर्न नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा इच्छा नहीं है उसमें, क्योंकि हम इसके मालिक नहीं हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप खुद उस मकान के मालिक होते हैं तो आप उसमें हर चीज का ध्यान रखते हैं। जरा सी भी चीज टूट फूट जाती है तो आप उसको इमीडिएटली रिपेयर कराते हैं, ठीक कराते हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है ये मेरी चीज है, मैं इसका मालिक हूं, तो आप उसको ध्यान रखते हैं। सिमिलरली इसी कारण से गवर्नमेंट ने टिलर्स को ओनरशिप राइट प्रोवाइड करा, ताकि वो उन्हें एक इंसेंटिव मिले
उन्हें एक मोटिवेशन मिले कि वो खेती में निवेश कर पाए और निवेश के साथ साथ उत्पादन को बढ़ावा देने में ज्यादा वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर पाए, प्रोडक्शन को भी बढ़ावा दे। ठीक है। दूसरा तरीका हमने अपनाया, लैंड सीलिंग फिक्स कर दी गई। लैंड सीलिंग से हम क्या समझते हैं? इट इज द फिक्सिंग ऑफ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लैंड दैट कैन बी ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल। एक व्यक्ति अपने नाम से कितनी जमीन अपने नाम से ले सकता है। सो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक मैक्सिमम सीलिंग फिक्स कर दी, जिससे ज्यादा की जमीन आप अपने नाम पर नहीं ले सकते हैं। तो बहुत जमींदारी, हमें सबको पता है जमींदारी सिस्टम एग्जिस्ट, राजा महाराजा के देश में हम रहते थे, तो बहुत ज्यादा जमीन होती थी जमींदार और राजा के पास। तो गवर्नमेंट ने जब लैंड सीलिंग फिक्स करा, तो जो भी एक्सेस जमीन थी, एक्स्ट्रा जमीन थी, वो जमींदार से ले ली गई और उसे गरीब फार्मर्स को, लैंडलेस फार्मर्स को और स्मॉल फार्मर्स को दे दिया गया, ताकि वो उस पर उत्पादन करें और उनकी आर्थिक स्थिति में बदलाव हो। तो एग्रीकल्चर सेक्टर के ग्रोथ के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अडॉप्ट किया है लैंड रिफॉर्म, और लैंड रिफॉर्म को अपनाने के लिए दो काम किए, इंटरमीडिएरीज को खत्म किया गया और दूसरा काम किया लैंड सीलिंग फिक्स करी गई, जिसकी वजह से रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड पॉसिबल हो पाया। लैंड सीलिंग जो लगाई गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें बहुत सारे कमियां थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। अब देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ी। सबसे पहला तो जमींदार ने बहुत चालाकी करके या लेजिस्लेशन के अंदर जो लूप होल्स थे उनका फायदा उठाकर अब कंटिन्यू करा अपने आप को ओनरशिप रखने के लिए। उन्होंने क्या किया, अपने नाम से लैंड ना रखने की बजाय अपने रिलेटिव्स के नाम से लैंड को ट्रांसफर कर दिया, अपने बेटे के नाम, अपनी बहू के नाम, अपने वाइफ के नाम या अपने और भी किसी रिलेटिव के नाम पर वो लैंड को ट्रांसफर कर देते। तो बेसिकली जमींदार थे, उनके पास ही वो ओनरशिप राइट रहा। एक सबसे बड़ा जो नुकसान इस लेजिस्लेशन का था वो यही था कि जमींदार, सम ऑफ द जमींदार्स took advantage of the loopholes in the land sealing legislation। दूसरा था कि कुछ जमींदार्स ने या कुछ लैंड ओनर्स ने ये भी किया कि जो वहां पर उनकी जमीन पर टेनेंट्स थे या टिलर्स थे, उनको उन्होंने वहां से हटा दिया और कहा कि हम खुद ही अपनी जमीन पर खेती करते हैं, हम खुद ही कल्टीवेटर्स हैं। तो ओनरशिप राइट फिर उन्हीं के पास रहा। और क्या किया, जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था लैंड सीलिंग का कि गरीब लैंडलेस फार्मर्स को इसका बेनिफिट मिले या स्मॉल फार्मर्स को इसका बेनिफिट मिले, वो पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि पुअरेस्ट फैमिली थी जो वो इससे डिप्राइव हो गए, क्योंकि लैंडलेस लेबरर्स थे जो वो इतने जागरूक नहीं थे, ना ही इतने सक्षम थे कि उन्हें इसका फायदा मिल पाए। और लास्टली बिग लैंडलॉर्ड्स ने क्या किया, जो बड़े बड़े जमींदार थे या लैंड ओनर्स थे, उन्होंने कोर्ट में इस लेजिस्लेशन के खिलाफ केस डाला कि वो इस लेजिस्लेशन के खिलाफ हैं, जिसकी वजह से इस लेजिस्लेशन के इम्प्लीमेंटेशन में, लागू होने में बहुत टाइम लगा। और ये जो टाइम लगा इम्प्लीमेंटेशन के लिए, वो उन्होंने यूटिलाइज किया अपने नाम से जमीन ट्रांसफर करना अपने रिलेटिव्स के नाम। सो बेसिकली ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट का क्लियर था कि अमीर लैंडलॉर्ड से जमीन गरीब फार्मर्स को, गरीब किसान को या भूमिहीन किसान को जमीन प्रोवाइड करना। लेकिन जमींदार्स ने इसका भी फायदा उठाया,
लेकिन हम कह सकते हैं कि बहुत सारे जगह पर ये सक्सेसफुल ही हुआ और इसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ होना शुरू हुआ। दूसरा मेजर जो हमने अडॉप्ट किया फॉर द प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर वो था एडॉप्शन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन या मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग। ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में और प्रोडक्टिविटी में। ठीक है, तो लेट अस सी क्या होता है ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट किया गया था बाय मिस्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने इन मिड 1960s या हम कह सकते हैं कि थर्ड 5-year प्लान के आसपास उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन अपनाने के लिए सोचा। हमने क्या होता है ग्रीन रेवोल्यूशन? ग्रीन रेवोल्यूशन रेफर्स टू अ लार्ज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स बाय द यूज ऑफ HYV सीड्स एंड इट वाज डन स्पेशली इन व्हीट एंड राइस। अब क्या मतलब है इसका कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाना बाय यूजिंग HYV seeds, chemical fertilizers and better irrigation facilities। तो क्यों इंट्रोड्यूस किया गया ग्रीन रेवोल्यूशन? क्या जरूरत थी हमें ग्रीन रेवोल्यूशन की? तो उसका एक उद्देश्य ये था कि हम चाहते थे, क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर हमने देखा कि पिछड़ा हुआ था, प्रोडक्शन बहुत ही कम थी और उसके साथ साथ प्रोडक्टिविटी भी बहुत कम थी। तो एक ऑब्जेक्टिव ग्रीन रेवोल्यूशन का ये था कि इट वांटेड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन अलोंग विद द प्रोडक्टिविटी, यानी कि उत्पादन तो बढ़ाना ही है, फूड ग्रेन्स का उत्पादन, व्हीट और राइस का उत्पादन बढ़ाना है, उसके साथ साथ प्रोडक्टिविटी यानी कि आउटपुट प्रोड्यूस पर हेक्टेयर उसको भी बढ़ाना है। ये हमारा उद्देश्य था। और कैसे हम इसको बढ़ाएंगे? बाय यूजिंग मॉडर्न इनपुट सच एज HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज, बाय प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटीज, लोन लेने की सुविधा या उनको मार्केटिंग की सुविधा प्रोवाइड करेंगे। ये सब हम ग्रीन रेवोल्यूशन में इंक्लूड कर रहा था। तो ग्रीन रेवोल्यूशन 2 फेजेस में इंडिया में इम्प्लीमेंट करा गया। फर्स्ट फेज में इम्प्लीमेंटेशन हुआ था कुछ ही सिलेक्टेड रीजन्स में और ये हुआ था मिड 1960s से 1970s के बीच में। और ये ज्यादातर अफ्लुएंट स्टेट्स जो कि बहुत प्रॉस्परस स्टेट्स थे जैसे पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यहाँ पर वो स्टार्ट किया गया। क्यों? इसके पीछे एक रीजन था क्योंकि जो HYV सीड्स थे या इरिगेशन फैसिलिटीज थी या इसकी जो भी इनपुट्स लगते थे ग्रीन रेवोल्यूशन में वो बहुत ही महंगे होते थे, पैसों की ज्यादा जरूरत पड़ती थी। तो इसीलिए इनिशियली ये कुछ ही रीजन्स में स्टार्ट किया गया। सेकेंड फेज में जो कि शुरू होता है 1970 से 1980s में, ये दूसरे रीजन्स में भी स्प्रेड कर दिया गया क्योंकि फर्स्ट फेज में हम बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुए और हम फूड सिक्योरिटी को अपना पाए। इट वॉज ओनली बिकॉज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कि हम सेल्फ सफिशिएंट बन पाए फूड ग्रेन्स में। अब हमें अपने घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए बाहर से फूड ग्रेन्स मंगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वी आर नाउ सेल्फ सफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। सो नाउ वी विल सी कि ग्रीन रेवोल्यूशन के क्या इफेक्ट्स हुए। ऑब्वियसली पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स दोनों ही हुए हैं ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से। लेट अस सी पहले पॉजिटिव इफेक्ट्स या क्या फायदा हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हमें। तो सबसे पहला इफेक्ट था ग्रीन रेवोल्यूशन का वॉज अचीविंग सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स। ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से ही हम जो इंडियन इकोनॉमी है वो फूड ग्रेन्स की सप्लाई में सेल्फ सफिशिएंट बन पाए, सेल्फ रिलायंट बन पाए। अब हमें अपने फूड ग्रेन्स
बाहर से नहीं इंपोर्ट कराने पड़ते, जो कि हमें पहले यूएस से इंपोर्ट कराने पड़ते थे। सो ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन इंडियन इकोनॉमी वॉज मेड सेल्फ सफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। व्हीट और राइस का हमारे पास इतना स्टॉक था कि हम उसे अब बाहर से नहीं मंगाते थे। दूसरा इफेक्ट है ग्रीन रेवोल्यूशन का, मार्केटेबल सरप्लस जनरेट करना। ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से जो फार्मर्स हमारे पहले सबसिस्टेंस फार्मिंग करते थे, अपने जीवन निर्वाह के लिए खेती करते थे, उसकी वजह से अब वो इतना आउटपुट प्रोड्यूस कर पा रहे थे कि वो अपनी जरूरत को पूरा करने के बाद भी उनके पास इतना सरप्लस फूड ग्रेन बचता था जो कि वो बाजार में जाकर बेच पाते थे। तो ये पॉसिबल हो पाया ग्रीन रेवोल्यूशन की ही वजह से। सो ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन a huge amount of marketable surplus was generated by agriculture sector. तीसरा इफेक्ट है ग्रीन रेवोल्यूशन का, that it helped low income group. लो इनकम ग्रुप को इन्हें कैसे हेल्प किया? क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ा, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो मार्केट में फूड ग्रेन्स बेचे जाएंगे, और क्योंकि प्रोडक्शन इतनी ज्यादा है तो इसके कारण क्या होगा, वस्तुओं की कीमत नीचे जाएगी। इसकी वजह से ही जो फूड ग्रेन्स थे उनकी कीमत बहुत तेजी से नीचे गिरने लगी, और जिसकी वजह से जो छोटे फार्मर्स थे, छोटे किसान थे या भूमिहीन किसान थे या मजदूर थे, उनको सबसे ज्यादा बेनिफिट इसका मिला, क्योंकि अब उन्हें कम दामों पर, सस्ते दामों पर फूड ग्रेन्स उपलब्ध हो जाते थे। और लास्ट बेनिफिट है ग्रीन रेवोल्यूशन का, मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक। ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से ही हमारे देश में हम बफर स्टॉक मेंटेन कर पाए फूड ग्रेन्स का। बफर स्टॉक का क्या मतलब है? ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें गवर्नमेंट फार्मर्स से फूड ग्रेन्स खरीदती है, स्पेशली व्हीट और राइस, जो गवर्नमेंट अपने स्टॉक में मेंटेन करती है, और इस स्टॉक का वो इस्तेमाल करती है इमरजेंसी कंडीशन में, जैसे कहीं पर बाढ़ आ गई या सूखा हो पड़ गया या कहीं पर युद्ध है, तो उन सिचुएशंस में बफर स्टॉक का इस्तेमाल हो पाता था। These are the positive effects of ग्रीन रेवोल्यूशन। लेकिन अब देखते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या रिस्क इन्वॉल्व थे या क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी ग्रीन रेवोल्यूशन में। तो सबसे बड़ी समस्या ग्रीन रेवोल्यूशन में थी कि इसकी वजह से इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम का क्या मतलब है कि गरीब और अमीर फार्मर्स, स्मॉल फार्मर्स और रिच फार्मर्स का जो गैप था वो बहुत ज्यादा बढ़ता गया। व्हाट्स रिक्वायर्ड थे ग्रीन रेवोल्यूशन में, जैसे HYV सीड्स चाहिए, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड इरिगेशन फैसिलिटीज, लॉट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड। तो वो सारे की सारे जो इनपुट्स थे उनको खरीदने के लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी चाहिए थे, जो कि सिर्फ अमीर फार्मर्स के पास ही हो पाता था, जिसकी वजह से पुअर फार्मर्स को इसका बेनिफिट नहीं मिल पाया और गरीब और अमीर फार्मर्स के बीच की खाई बढ़ती गई। दूसरा रिस्क जो ग्रीन रेवोल्यूशन में था या कमी थी वो था कि पेस्ट अटैक की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, कि जो फसल ग्रीन रेवोल्यूशन में होती थी उसमें बहुत ज्यादा चांसेस थे कि वो फसलें कीटाणुओं से या पेस्ट की वजह से खराब हो जाए। तो उसके लिए उनको बचाने के लिए फिर से केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स की जरूरत पड़ती थी, जो कि बहुत महंगे मिलते थे और केवल रिच फार्मर्स ही उन्हें परचेज कर पाते थे, जिसकी वजह से स्मॉल फार्मर्स की फसलें भी बर्बाद हो गई। तो ये एक बहुत ही बड़ा नुकसान है ग्रीन रेवोल्यूशन का। तीसरा नुकसान जो ग्रीन रेवोल्यूशन का है या कमी जो ग्रीन रेवोल्यूशन की है वो कि इसकी वजह से सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो भी कम हो गई, क्योंकि अगेन जो HYV सीड्स हम यूज करते थे उसमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती थी केमिकल स्प्रेज की, पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर स्प्रे होते थे उस पर, जिसकी वजह से
मिट्टी की गुणवत्ता, मिट्टी की फर्टिलिटी धीरे धीरे खत्म हो गई। तो किसान को 2 साल फसल उगाने के बाद उस जमीन को खाली छोड़ना पड़ता था ताकि उस सॉइल में वापस से फर्टिलिटी उत्पन्न हो। तो इन द एंड हम ये कह सकते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आए इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम में, एंड इसी की वजह से हम सेल्फ सफिशिएंट बन पाए फूड ग्रेन्स में। अब हमें कहीं और से इंपोर्ट नहीं कराना पड़ता, अपने खाने की जरूरतें हम अपने आप पूरी कर पाते हैं। और ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है जो हमारे एग्जामिनेशन में आता है, तो आपको जरूर पता होना चाहिए ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। हमने अभी पढ़ा था कि ग्रीन रेवोल्यूशन में बहुत सारा रिस्क इन्वॉल्व थे, जैसे कि पेस्ट अटैक हो जाता था या इनपुट खरीदने के लिए बहुत सारा पैसा भी जरूरी होता था। तो इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, सब्सिडी का कॉन्सेप्ट शुरू किया। सब्सिडी का बेसिक मतलब क्या है, एक तरीके की असिस्टेंस है, एक तरीके की हेल्प है ये, जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है टू एन इंस्टीट्यूशन, इंडिविजुअल और अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्यों प्रोवाइड करती है, ताकि उन्हें हेल्प मिल पाए अपना बिजनेस सेटअप करने में, या जो भी उनकी समस्याएं हैं उनको कवर करने के लिए, उनको प्रोत्साहन देने के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है। सो सब्सिडी इज द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस given by the government to an individual, business or an institution. So agriculture sector को भी बहुत सारी सब्सिडीज गवर्नमेंट ने प्रदान की, जैसे कि क्रेडिट सब्सिडी, सीड्स सब्सिडी, फर्टिलाइजर्स की सब्सिडी, इरिगेशन सब्सिडी, पावर सब्सिडी, और इसके अलावा भी बहुत सारी और सब्सिडीज गवर्नमेंट ने दी। जैसे कि गवर्नमेंट किसानों को कम दाम पर, कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराती है, और उन्हें बीज खरीदने में, HYV सीड्स खरीदने के लिए भी सब्सिडी देती है। केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स खरीदने के लिए भी उन्हें सब्सिडी प्रोवाइड करती है, और उन्हें बिजली भी कम दाम पर उपलब्ध कराती है। तो अब हम देखते हैं कि सब्सिडीज क्या आवश्यक है या नहीं जरूरी है, या क्या हमें सब्सिडीज को रखना चाहिए या हटा देना चाहिए। इसके लिए अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। कुछ लोग कहते हैं कि सब्सिडीज को कंटिन्यू करना चाहिए, लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट हैं जो चाहते हैं कि इसको बंद कर देना चाहिए। चलो लेट अस सी कि क्या कारण है। जो लोग इसके फेवर में बोलते हैं उनका मानना है कि सबसे पहले जो सब्सिडीज है, इट गिव इंसेंटिव फॉर द एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो एक रिस्की बिजनेस है, रिस्क इन्वॉल्व है। ग्रीन रेवोल्यूशन में जो भी HYV सीड्स या इनपुट्स यूज हो रहे हैं वो बहुत ही महंगे आते हैं, और प्लस उसमें खतरा भी बहुत ज्यादा, रिस्क इन्वॉल्व है, खतरा है। तो उस खतरे को कवर करने के लिए, ताकि किसान उससे डरे ना और आगे बढ़ के न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करे, तो इसी कारण से कुछ लोगों का मानना है कि सब्सिडीज फार्मर्स को प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि वो न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर पाए। दूसरा रीजन जो वो लोग कहते हैं कि इसकी वजह से जो इनपुट्स रिक्वायर्ड है ग्रीन रेवोल्यूशन में, जैसे HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, ये सब सारे किसानों के लिए अफोर्डेबल बनाना, स्मॉल फार्मर्स और लैंडलेस फार्मर्स, उनके पास भी ये इनपुट्स पहुंच पाए, इसके लिए बहुत जरूरी है कि किसानों को सब्सिडी प्रोवाइड करे, कम दामों पर ये इनपुट्स उन्हें उपलब्ध कर पाए, ताकि सभी किसान इसका इस्तेमाल कर पाए। तीसरा आर्ग्यूमेंट है कि इसकी वजह से ही, सब्सिडीज की वजह से ही इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम कम होती है, क्योंकि जो गरीब किसान है सरकार उसकी हेल्प करेगी फॉर परचेजिंग HYV सीड्स या मॉडर्न इनपुट्स, और जो अमीर और गरीब फार्मर्स का गैप है
खाई है वो कम हो जाएगी। तो इन्हीं कारणों की वजह से सब्सिडीज कंटिन्यू करना चाहिए। लेट अस सी आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट सब्सिडीज, क्यों हमें सब्सिडीज को हटाना चाहिए। फर्स्ट रीजन है ह्यूज बर्डन ऑन गवर्नमेंट फाइनेंसेस। सब्सिडीज की वजह से कुछ लोगों का मानना है कि सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा वित्तीय दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से वो पैसे कहीं और किसी डेवलपमेंट की काम में इस्तेमाल हो सकते थे, लेकिन अब वो पैसे वेस्टफुल एक्सपेंडिचर में इस्तेमाल हो रहे हैं। और दूसरा रीजन है, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि सब्सिडीज सिर्फ और सिर्फ रिच फार्मर्स और प्रॉस्परस फार्मर्स को ही बेनिफिट दे पाई है। जो गरीब और पुअर फार्मर्स हैं, स्मॉल फार्मर्स हैं, उन तक अभी भी इसका बेनिफिट नहीं पहुंच पाया है। तीसरा कारण है कि इकोनॉमिस्ट का मानना था कि सब्सिडीज इंट्रोड्यूस ही इसलिए की गई कि वो एक सहायता के रूप में कार्य करे, फार्मर्स को इंसेंटिव दे पाए कि वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर पाए। लेकिन एक बार जब किसानों ने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लिया, उसने अपना काम पूरा कर लिया, वाइडली एक्सेप्ट हो रही है पूरी इकोनॉमी में, तो ये समय है कि हम उस सब्सिडी को अब विड्रॉ कर लें, क्योंकि अब एग्रीकल्चर सेक्टर को जरूरत नहीं है असिस्टेंस की, बिकॉज नाउ फार्मर्स आर मोर प्रॉस्परस, इनकम बढ़ गया, प्रोडक्शन बढ़ गया, तो इस वजह से सब्सिडीज को भी हटा लेना चाहिए। सो लेट अस क्विकली रिवाइज जो भी हमने अभी तक पढ़ा है। एग्रीकल्चर सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत सारे चेंजेस लाए गए, जैसे लैंड रिफॉर्म्स में जमींदारी सिस्टम एबॉलिश कर दिया गया, ओनरशिप राइट्स ट्रांसफॉर्म कर दिए गए, टिलर्स के पास लैंड सीलिंग लगाई गई, और उसके साथ साथ हमने ग्रीन रेवोल्यूशन भी अडॉप्ट किया। तो इन सारे मेजर्स की वजह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों ही बढ़ी, और एग्रीकल्चर सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो भी बढ़ा। लेकिन जो डिपेंडेंसी थी एग्रीकल्चर के ऊपर, जितने लोग एम्प्लॉयड हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो ज्यादा कम नहीं हो पाए। अभी भी 65% ऑफ द पॉपुलेशन 1990 के अनुसार 65% लोग आज भी एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंडेंट थे। दैट्स ऑल इन दिस पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे।